हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर लीग। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 4 का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। हमने पिछले लेक्चर्स में चैप्टर 4 के पार्ट 1 को, पार्ट 2 को, पार्ट 3 को और पार्ट 4 को कवर कर लिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 1 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख ले, जिससे कि आपको आज का लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 5 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस इन जावा, जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा इज नाउ फेमस एज ए राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया। जावा को आजकल इंडोनेशिया का राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड कहा जाता है। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। बट वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज कवर्ड मोस्टली विथ फॉरेस्ट्स। मगर एक टाइम पे जावा का ज्यादातर हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ था। लेकिन एक जमाने में ये क्षेत्र अधिकांशतः वन आच्छादित था। द colonial power in Indonesia were the Dutch, and as we will see, there were many similarities in the laws for forest control in Indonesia and India. भारत में जैसे ब्रिटिशर्स कॉलोनियल पावर थे, वैसे ही इंडोनेशिया में डच कॉलोनियल पावर थे। लेकिन चाहे भारत हो या ये इंडोनेशिया, दोनों जगह फॉरेस्ट पर नियंत्रण बनाने के लिए लगभग एक जैसे फॉरेस्ट लॉज लाए गए थे। दोनों जगह फॉरेस्ट लॉज में काफी सिमिलैरिटीज थी। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और जैसा कि हम देखेंगे, भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। जावा इन इंडोनेशिया is where the Dutch started forest management. डच ने इंडोनेशिया में जावा में फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। इंडोनेशिया में जावा ही वो क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। लाइक द ब्रिटिश, दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप्स। भारत में जैसे ब्रिटिशर्स को टिम्बर चाहिए था शिप बिल्डिंग के लिए, रेलवे ट्रैक्स के स्लीपर्स के लिए, वैसे ही जावा में डच को टिम्बर चाहिए था जहाज बनाने के लिए। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। इन 1600 द पॉपुलेशन ऑफ जावा वॉज एन एस्टिमेटेड 3.4 मिलियन। 1600 में जावा की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 3.4 मिलियन थी। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। देयर वेयर मेनी विलेजेस इन द फर्टाइल प्लेन्स, बट देयर वेयर ऑल्सो मेनी कम्युनिटीज लिविंग इन द माउंटेन्स एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जावा में ऐसे बहुत सारे गांव थे जो फर्टाइल प्लेन में रहते थे, लेकिन
ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज भी थे जो पहाड़ों पर रहते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द वुड कटर्स ऑफ जावा। जावा के लकड़हारे। द कलांग्स ऑफ जावा वेयर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। जावा में कलांग्स एक कम्युनिटी थी जो कुशल लकड़हारे थे और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स यानी घुमंतू किसान थे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। They were so valuable that in 1755, when the Mataram kingdom of Java split, the 6,000 Kalang families were equally divided between the two kingdoms. कलांग कम्युनिटी का बहुत महत्व था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम किंगडम दो भागों में बटी थी, तब 6,000 कलांग परिवार को इक्वली दोनों किंगडम में बांटा गया था। यानी दोनों किंगडम्स को 3,000 कलंग परिवार मिले थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी, तो यहाँ के 6,000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। Without their expertise, it would have been difficult to harvest teak and for the kings to build their palaces. उनके एक्सपर्टीज के बगैर टीक यानी सागौन के पेड़ों की हार्वेस्टिंग बहुत मुश्किल होती थी, और अगर पेड़ नहीं मिलते तो राजाओं के महल बनाना मुश्किल होता था। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। When the Dutch began to gain control over the forests in the 18th century, they tried to make the Kalangs work under them. 18th सेंचुरी में जब डच इन क्षेत्रों के जंगलों पर नियंत्रण स्थापित करने लगे, तब डच इन कलांग्स को अपने अंडर काम पर रखने की कोशिश करने लगे थे। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे। In 1770, the Kalangs resisted by attacking a Dutch fort at Joanna, but the uprising was suppressed. 1770 में कलांग्स ने इसका विरोध किया और जोआना में एक डच किले पर हमला कर दिया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। डच वैज्ञानिक वानिकी। इन द 19th century, when it became important to control territory and not just people, the Dutch enacted forest laws in Java, restricting villagers' access to forests. 19th सेंचुरी में जब डच को लगा कि अब सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि यहाँ के क्षेत्रों पर भी नियंत्रण स्थापित करना होगा, तो फिर उन्होंने जावा में फॉरेस्ट लॉज लाए और गांव वालों को जंगल में जाने से रोक दिया। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। Now wood could only be cut for specified purposes like making river boats or constructing houses, and only from specific forests under close supervision. नए फॉरेस्ट लॉज आने के बाद अब लकड़ी सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए ही काटी जा सकती थी, वो भी सिर्फ चुने हुए जंगलों से और डच ऑफिशियल्स के सुपरविजन के अंडर। लकड़ी सिर्फ रिवर बोट्स बनाने यानी नाव बनाने के लिए
घर बनाने के लिए ही काटी जा सकती थी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वो भी कड़ी निगरानी में। Villagers were punished for grazing cattle in young stands, transporting wood without a permit, or traveling on forest roads with horse carts or cattle. गांव वालों को कैटल चराने के लिए बिना परमिट के लकड़ी ट्रांसपोर्ट करने के लिए फॉरेस्ट के रोड्स पर हॉर्स कार्ट या कैटल के साथ चलने के लिए पनिश किया जाता था। डच अपने फायदे के लिए वहां के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। As in India, the need to manage forests for shipbuilding and railways led to the introduction of a forest service. भारत में ब्रिटिशर्स की ही तरह जावा में भी शिप बिल्डिंग और रेलवे के लिए डच को लकड़ी चाहिए थी, जिस वजह से फॉरेस्ट सर्विस इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जंगलों का मैनेजमेंट अच्छे से किया जा सके। भारत की ही तरह यहां भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। In 1882, 280,000 slippers were exported from Java alone. 1882 में सिर्फ जावा से 2,80,000 स्लीपर्स एक्सपोर्ट किए गए। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। However, all this required labor to cut the trees, transport the logs and prepare the slippers. पेड़ को काटने के लिए, लॉग्स को ढोने के लिए और स्लीपर्स तैयार करने के लिए लेबर की आवश्यकता थी। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। The Dutch first imposed rents on land being cultivated in the forest and then exempted some villages from these rents if they worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber. This was known as the Blandong-Dienstein system. डच ने सबसे पहले फॉरेस्ट में जिस भूमि पर खेती होती थी उस पर लगान लगा दिया, फिर कुछ गांवों की लगान माफ कर दी, इस शर्त पर कि वे कलेक्टिवली पेड़ काटेंगे और टिम्बर ट्रांसपोर्ट करने के लिए भैंस उपलब्ध कराएंगे। इस सिस्टम को ब्लैंडोंग डीनस्टीन सिस्टम के नाम से जाना गया। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांव को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लैंडोंग डियंस्टीन के नाम से जाना गया। लेटर, इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जेम्पशन, फॉरेस्ट विलेजर्स were given small wages, but their right to cultivate forest land was restricted. फॉरेस्ट विलेजर्स यानी जो लोग वन ग्राम में रहते थे, उनको बाद में लगान माफी के जगह उन्हें काम के बदले स्मॉल वेजेस दिए जाते थे, लेकिन फॉरेस्ट लैंड में उनको खेती करने का अधिकार नहीं था। बाद में वन ग्राम वासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। यहां पे इस मैप में इंडोनेशिया के आइलैंड्स को दिखाया गया है। यहां पे वही सेम चीज आपका हिंदी में है। मोस्ट ऑफ इंडोनेशिया's forests are located in islands like सुमात्रा, कालीमंतन एंड वेस्ट इरियन। इंडोनेशिया के ज्यादातर फॉरेस्ट सुमात्रा, कालीमंतन और वेस्ट इरियन आइलैंड में हैं।
इंडोनेशिया के ज्यादातर जंगल सुमात्रा, कालीमंतन व पश्चिमी इरियान में स्थित है। However, Java is where the Dutch began their scientific forestry. जावा में डच ने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यानी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की थी। जावा ही ये जगह है जहां डच ने अपनी वैज्ञानिक वानिकों की शुरुआत की थी। ये रहा आपका जावा आइलैंड। द आइलैंड, which is now famous for rice production, was once richly covered with teak. ये द्वीप, जो अब राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस है, कभी वहां टीक के पेड़ से कवर्ड था। ये द्वीप, जो अब चावल उत्पादन के लिए मशहूर है, कभी सागौन के जंगलों से ढका रहता था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सामिन्स चैलेंज, सामिन की चुनौती। अराउंड 1890, सुरंतिको सामिन of Randu Blatung village, a teak forest village, began questioning state ownership of the forest. 1890 के आसपास रांदू ब्लातुंग गांव के सुरंतिको सामिन ने यह सवाल पूछना शुरू किया कि जंगलों पर डच स्टेट का अधिकार कैसे हो गया। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदू ब्लातुंग गांव के निवासी सुरंतिको सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। He argued that the state had not created the wind, water, earth and wood, so it could not own it. उसने तर्क दिया कि राज्य ने हवा, पानी, भूमि, लकड़ी नहीं बनाई है, इसलिए इन सब पर राज्य का अधिकार नहीं हो सकता। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। Soon, a widespread movement developed amongst those who helped organize it were Samin's son-in-law. देखते ही देखते एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में सामिन का सन इन लॉ यानी दामाद भी शामिल था। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन का दामाद भी सक्रिय था। By 1907, 3000 families were following his ideas. 1907 तक 3000 परिवार सामिन के आइडियोलॉजी को मानने लगे थे। 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। Some of the Saminists protested by lying down on their land when the Dutch came to survey it, while others refused to pay taxes or fines or perform labor. सामिन के सपोर्टर्स को सामिनिस्ट बोला गया। जब डच लैंड का सर्वे करने आए, तब सामिनिस्ट्स जमीन पर लेट गए और इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान देने से, फाइन भरने से, फ्री लेबर देने से मना कर दिया। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए, तो कुछ सामीनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन, युद्ध और वन विनाश। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर had a major impact on forests. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जंगलों पर काफी गहरा असर पड़ा था। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। इन इंडिया, वर्किंग प्लान्स वेयर अबेंडेंड एट दिस टाइम एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड्स। भारत में ब्रिटिशर्स द्वारा जो वर्क प्लान्स चलाए जा रहे थे, उनको रोक दिया गया और ब्रिटिश के वॉर नीड्स को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत पेड़ काटे। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभागों ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए
बेतहाशा पेड़ काटे। In Java, just before the Japanese occupied the region, the Dutch followed a scorched earth policy, destroying sawmills and burning huge piles of giant teak logs so that they would not fall into Japanese hands. जावा पर जापानीज के कब्जे के ठीक पहले डच ने स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी फॉलो की थी, जिसमें सॉ मिल्स को, टीक लॉग्स के ह्यूज पाइल्स को जला दिया गया ताकि ये सब जापानीज के हाथों ना लग पाए, क्योंकि अगर ये जापानीज के हाथों लगता तो वे अपने वॉर नीड्स को पूरा करने के लिए इन लकड़ियों का इस्तेमाल करते। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ ना लग पाए। द जापानीज देन एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट्स recklessly for their own war industries, forcing forest villagers to cut down forests. लेकिन फिर भी जापानीज ने कब्जा करने के बाद फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया और फॉरेस्ट विलेजर्स को फोर्स किया कि वे पेड़ काटे। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। Many villagers used this opportunity to expand cultivation in the forest. After the war, it was difficult for the Indonesian Forest Service to get this land back. जंगलों के काटने के बाद जो जमीन प्राप्त हुई, उसका फायदा बहुत सारे विलेजर्स ने उठाया और जंगल में अपने खेती को एक्सपैंड कर दिया। वॉर खत्म होने के बाद इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए इन जमीनों को वापस ले पाना कठिन काम था। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। एज इन इंडिया, पीपल्स नीड फॉर एग्रीकल्चरल लैंड हैज ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स डिजायर टू कंट्रोल द लैंड एंड एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम इट। भारत में खेती के लिए जमीन की चाह ने लोगों और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच कन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया था, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगलों की जमीन पर नियंत्रण रखना चाहती थी और वहां से लोगों को बाहर रखना चाहती थी। तो ऐसा ही सिचुएशन इंडोनेशिया में भी क्रिएट हो गया था। हिंदुस्तान की ही तरह यहां भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री, वानिकी में नए बदलाव। सिंस द 1980s, governments across Asia and Africa have begun to see that scientific forestry and the policy of keeping forest communities away from forests had resulted in many conflicts. 1980s से एशिया और अफ्रीका में गवर्नमेंट ने यह नोटिस किया कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट कम्युनिटीज को फॉरेस्ट से दूर रखने की पॉलिसी ने बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स पैदा किए हैं और लोगों और गवर्नमेंट के बीच मतभेद पैदा होते रहते हैं। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स rather than collecting timber has become a more important goal. इसलिए टिम्बर हासिल करने के बजाय फॉरेस्ट का कंजर्वेशन अब एक इंपॉर्टेंट गोल हो गया। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। The government has recognized that in order to meet this goal, the people who live near the forests must be involved. गवर्नमेंट को यह भी रियलाइज हुआ
कि अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्लान पर काम करना होगा तो फॉरेस्ट के पास रहने वाले लोगों को भी इस प्लान में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। इन मेनी केसेस अक्रॉस इंडिया फ्रॉम मिजोरम टू केरला dense forests have survived only because villages protected them in sacred groups known as sarnas, devrakudu, kan, rai, etc. भारत में भी मिजोरम से केरला तक लोगों ने जंगलों को सैक्रेड ग्रूव्स मानकर इनकी रक्षा की है, तभी डेंस फॉरेस्ट बच पाए हैं। इन सैक्रेड ग्रूव्स को सरनास, देवराकुडू, कान, राई एक्सेट्रा के नाम से जाना जाता है। देखिए, सैक्रेड ग्रुप्स फॉरेस्ट फ्रैगमेंट होते हैं जिन्हें किसी कम्युनिटी द्वारा संरक्षित किया जाता है, और जो कम्युनिटी इसे संरक्षण देती है उसका इस सैक्रेड ग्रुप के साथ महत्वपूर्ण धार्मिक संबंध भी होता है। यहां पर शिकार, पेड़ की कटाई पर प्रतिबंध होता है। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं बने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपसे ये सैक्रेड ग्रुप्स के नाम पूछे जा सकते हैं। Some villages have been patrolling their own forest, with each household taking it in turns, instead of leaving it to the forest guards. कुछ विलेजेस तो फॉरेस्ट गार्ड पर डिपेंड भी नहीं करते, वे बारी बारी से जंगलों की देखभाल करते हैं। इसमें हर परिवार का योगदान होता है। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते हैं। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंटलिस्ट्स टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज और एनवायरमेंटलिस्ट्स फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग अलग तरीके सोचने लगे हैं। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 4 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।